सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिना कला। नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार मिश्रा कैरियर टाइम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा इससे पहले के हमारे वीडियो को अच्छी प्रकार से, उसमें आपने माहेश्वर सूत्रों को बिना रटे ही याद कर लिया होगा। याद करने का तरीका हमने आपको बताया था और बड़े आसानी से आप सारे सूत्रों के कौन कौन से नंबर पर कौन कौन सा सूत्र लिखा हुआ है ये आपको तैयारी हो गई होगी। आज इसी क्रम में आपका बहुत ज़्यादा समय इधर उधर भटकाते हुए नहीं, बल्कि ठीक अपने अध्यापन जो बिंदु है उस पर हम चलते हैं। आज हम सीखेंगे प्रत्याहार निर्माण कैसे करना चाहिए। प्रत्याहार निर्माण बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे पूरा व्याकरण जो है, पूरा व्याकरण प्रत्याहार पर ही निर्भर है। और चूंकि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण परम आवश्यक है, इसलिए व्याकरण से संबंधित ये जो हम आपके सामने सीख रहे हैं ये बड़ा आवश्यक है और अनेक प्रकार से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही कोई भी यूपी टेट हो, सी टेट हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें संस्कृत है, प्रत्येक परीक्षा में ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। बस आप सावधान ध्यान से सुनते रहें क्योंकि कहा गया है अभ्यासात् धार्यते विद्या। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रत्याहार निर्माण की ओर बढ़ रहा हूं। सबसे पहले प्रत्याहार निर्माण करने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार को बनाते हैं। अब देखिए, प्रत्याहार बनाने से पहले हम प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति सीखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रत्याहार शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं या कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम इसी विषय पर सबसे पहले आप नोट करेंगे प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति या प्रत्याहार शब्द का स्पष्टीकरण। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्याहार शब्द आप लिखेंगे प्रत्याहार। आप जान रहे होंगे प्रत्याहार, इसमें सबसे पहला जो आपका प्रत्यय है वो है प्रति। सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है प्रति, और प्रति के बाद में हमारा अगला उपसर्ग आता है आंग। ध्यान दें आप। इसके बाद में हिरी धातु है। हिरी धातु हरण करने के अर्थ में है, हिरी धातु है। और इसके बाद में आपका प्रत्यय जो है हिरी धातु है। अच्छा, इस हिरी धातु को हम स्पष्ट करेंगे। हिरी है हमारी धातु, ठीक है। हिरी धातु के बाद में घय प्रत्यय है। आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हैं, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं, ठीक है। तो हमारे प्रति और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं। अच्छा, यहाँ जो ंगा लिखा हुआ है, कवर्ग का अंतिम वर्ण, पांचवा वर्ण जो है वो ंगा लिखा हुआ है, तो इसकी इत संज्ञा और लोप हो जाएगी। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका आ रह जाएगा। और ई और आ ये हम आगे पढ़ेंगे संधियों में किस प्रकार से संधियां होती हैं संस्कृत में। तो ये प्रत्यायण संधि हो जाएगी और प्रत्याहार शब्द आपका बनेगा। घय का आशेष रहता है और ये हिरी धातु है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको हम धातु कहते हैं,
ठीक है, तो ये तो इसकी व्युत्पत्ति हो गई। प्रत्याहार की हमारी व्युत्पत्ति हो गई प्रति, धन, आंग, धन, ह्री, धन, घय। ये घय प्रत्यय है, आप ध्यान रखेंगे, घय प्रत्यय है आपका, ठीक है, घय प्रत्यय हो गया। और इसके बाद में ये जो दोनों शब्द दिए गए हैं आपके सामने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, ये उपसर्ग हैं दोनों, ये दोनों जो शब्द हैं ये उपसर्ग हैं, ठीक है। ये उपसर्ग पूछा जाता है, या कभी धातु पूछ सकते हैं कि धातु कौन सी है या प्रत्यय कौन सा है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, प्रत्याहार, ठीक है, प्रति, आंग, ह्री धातु और घय प्रत्यय से प्रत्याहार शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम इसी प्रत्याहार शब्द का अर्थ समझेंगे कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो भाइयों, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्रेति प्रत्याहारा, अर्थात जहां पर वर्णों को संक्षेप में लिखा जाता है, वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। आइए इस परिभाषा को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले परिभाषा है, प्रत्याहार की परिभाषा है, प्रत्याह्रियन्ते, ठीक है, संक्षिप्यन्ते, लगातार लिखेंगे आप, संक्षिप्यन्ते, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्र इति, ठीक है, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्रेति, अत्र इति, अत्रेति प्रत्याहारः, अर्थात जहां पर वर्णों को हम संक्षेप में लिखते हैं, जिन वर्णों का हम संक्षेपीकरण करते हैं। अब आप ठीक से समझ जाएंगे। मैं इस परिभाषा को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। एक छोटा सा आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए आज के समय में आप देखते हैं कि ये हमने क्या लिखा, डॉक्टर लिखा, शॉर्ट फॉर्म है ये डॉक्टर की। तो ये हमारे प्रचलन में आज ये भाषा चल रही होती है, जिसके लिए हम ठीक से समझ जाते हैं। पर हजारों वर्ष पहले महर्षि पाणिनि जी ने इसी भाषा को प्रत्याहार के रूप में बताया था, दिखाया था और लिखा भी था, बिल्कुल सटीक। तो आइए प्रत्याहार में, जैसे आपने इसको डॉक्टर समझ लिया, अब ऐसे ही हम अगर बात करते हैं एक प्रत्याहार की, तो हमने लिखा इसको कहते हैं अच, इसको हम कहते हैं अच प्रत्याहार, ठीक है। अब जैसा हमने बताया था कि वर्णों का संक्षेपीकरण हो जाता है, वर्ण संक्षिप्त कर दिए जाते हैं, तो उन वर्ण संक्षिप्तीकरण में कौन कौन से वर्ण होंगे वो हम एक बार इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से अवश्य देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे यहां आ है, पहला वर्ण प्रत्याहार का आ है, और दूसरा वर्ण जो है हमारे प्रत्याहार का वो चा है। चा के नीचे हलंत लगा हुआ है, चा के नीचे हलंत लगा है। तो भाइयों, यहां पर जो आदि वर्ण आ है, माहेश्वर सूत्रों में हम उस वर्ण को सर्च करेंगे, हम देखेंगे कि आ कहां पर है। तो आपने जब देखा तो पहला सूत्र है हमारा ऐ उण, अर्थात ऐ उण में हमें आ प्राप्त हो गया, ऐ उण में हमें आ प्राप्त हो गया। देखिए यहां पर आ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा वर्ण हमारा है चा, ठीक है। चा हम देखेंगे कि हमें कहां प्राप्त होता है, तो ऐ उण रील रेक ए ओंग ऐ औच, यानी कि ये जो चा है हमें यहां पर प्राप्त हुआ, आ हमें यहां प्राप्त हुआ, और चा जो है हमें यहां पर प्राप्त हुआ, यानी कि अच प्रत्याहार।
अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वो भी हम स्पष्ट करते हैं अभी आपके सामने। जैसे अच प्रत्याहार है तो आप देखना माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र जो है आपका आई उण, ठीक है, आ ई उ, हम उसमें से आ ई उ ये 3 वर्णों को हमने पहले सूत्र से ले लिया, ठीक है, 3 वर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ण क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इस ण का प्रयोग प्रत्याहार करते समय हम अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उस वर्ण को प्रत्याहार में हम न गिनते हैं और ना ही लिखते हैं। तो पहले सूत्र से हमारे कितने वर्ण आए, आ ई उ, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा सूत्र है हमारा, क्रम यही है, आई उण रील रेक ए ओंग आई औच, क्रम यही है। अब हमने दूसरे सूत्र का हमने री ले लिया, री से ऋषि वाला री है, ठीक है, और इसके बाद में लिरी है तो री और लिरी ये आ गया हमारे सामने, ठीक है। तीसरा सूत्र की जब हमने शुरुआत की तो तीसरे सूत्र से हमें मिलेगा ए और ओ, तीसरे सूत्र से हमें ए और ओ मिला, यानी कि 1 2 3 सूत्र हमारे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें चा प्राप्त नहीं हुआ है। फिर हमने चौथा सूत्र ले लिया, चौथे सूत्र में आई औ, ठीक है, अगला है आई और औ, यानी कि इतने वर्ण आ गए। तो हम इनको अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है 9 है। तो इस 9 में आ ई उ रील री ए ओ आई औ, ठीक है। ना हम अंतिम वर्ण का उच्चारण करते हैं प्रत्याहार में, ना उनको लिखते हैं और ना ही जोड़ते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आ गए। यहाँ पर एक प्रश्न और है विद्यार्थियों का कि संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। संस्कृत में हमारे स्वर वर्ण जो होते हैं उनको कहा गया है अचः स्वराः, यानी कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, ध्यान दें शब्द पर, अच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनको स्वर वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे स्वर वर्ण कितने हो गए, आ ई उ रील री ए ओ आई औ, ठीक है। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं जिनकी संख्या होती है कुल 9 संख्या होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रत्याहार बनाना सीखा, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बनेगा आई उण के आ से शुरू करेंगे और ए आई औच के चा तक बनेगा, परंतु हलंत वर्ण कोई भी किसी भी सूत्र का यहां पर प्रत्याहारों में नहीं लिखेंगे और ना ही गिनेंगे। अब देखिए इसी क्रम में हम आपके सामने अगला एक प्रत्याहार और लेते हैं। अगला प्रत्याहार हम आपके सामने लेते हैं, जैसे इक प्रत्याहार। अगला हमारा प्रत्याहार होगा इक प्रत्याहार, तो ठीक है। इक प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करेंगे, हमने यहां पर नोट कर लिया, हमने यहां पर नोट किया इक प्रत्याहार, ठीक है। इक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, अब आप बताइए। ये हम बनाने जा रहे हैं इक प्रत्याहार। इक में वही तरीका, सबसे पहले पहला वर्ण हम जोड़ेंगे। पहला वर्ण हमारा क्या है, इक का पहला वर्ण हमारा क्या है, ई, ठीक है। तो हमने इस ई को नीचे लिख लिया, ई, ठीक है, ये हो गया ई हमारा। और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है का है हमारा हलंत वर्ण, ठीक है। हलंत वर्ण ना हम प्रत्याहार बनाने के समय पर लिखते हैं और ना ही उसको गिनते हैं, ये याद रखना, यही जरूरी है, ठीक है। तो ई आ गया। अब हमने सबसे पहले इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में ई देखा तो कहां पर मिला हमको,
ई हमको प्राप्त हुआ है आई उण में, आ के बाद ई है, यहां से शुरुआत हम अपने प्रत्याहार की करेंगे। तो जैसे ई आ गया, ऊ आ गया, तो देखिए भाइयों यहां पर ई ऊ आ गया, और अभी भी हमारा प्रत्याहार पूरा नहीं हुआ। फिर हम दूसरे सूत्र में बढ़ते हैं तो आ जाएगा री और लिरी, ठीक है, यहां पर आ जाएगा री और लिरी, ठीक है। इसके बाद में का है, अर्थात ये प्रत्याहार हमारा पूरा हो गया। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आए, 4 वर्ण आए, ई ऊ री लरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रत्याहार किया। एक बात और ध्यान रखना कि प्रत्याहार बनाते समय, ठीक है, जैसे ऐसा नहीं होता कि आ है तो आ से ही प्रत्याहार बनेंगे, अक बनेगा, है ना, अंग बनेगा या अच बनेगा या अट बनेगा, ऐसा नहीं है। सूत्र के किसी भी वर्ण को लेकर के आपका प्रत्याहार बनाया जा सकता है, बस हलंत वर्ण नहीं होता है। प्रत्याहार के शुरू में हलंत वर्ण को नहीं लिखते हैं, ठीक है, किसी भी सूत्र से। अगर मान लीजिए हम आपके सामने एक प्रत्याहार बनाते हैं, यण प्रत्याहार, ठीक है, अब आप सर्च करिए, खुद थोड़ा सा विचार करेंगे यण प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे, यण प्रत्याहार में कौन कौन से हमारे वर्ण आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला था आपको या इन सूत्रों में कहां पर लिखा हुआ है। तो भाइयों हमने जब देखा कि भाई ये तो सारे 4 सूत्रों से मिलकर के हमारे स्वर वर्ण बनते हैं, स्वर वर्णों में या तो आता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा और आगे बने तो हमें या मिला हयवरट में। आप देख रहे हैं हयवरट में या मिल गया। इस या से हम शुरुआत करेंगे और हमें अणा तक पहुंचना है, ठीक है। तो या वा रा और ला, णा यहां पर आपको मिल जाएगा। तो यण प्रत्याहार में हमारे वर्ण आएंगे या वा रा और ला, ठीक है। ये 4 वर्ण हमारे यण प्रत्याहार में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य प्रत्याहारों के बारे में भी विचार करते हैं। एक आपका प्रत्याहार बनता है शल, ठीक है, शल प्रत्याहार। मैं यहां पर लिखता हूं शल प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना एक बार में सीख लीजिए, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने लिखा यहां पर शल, ठीक है, शल प्रत्याहार हमको बनाना है। अब आप देखेंगे शल, तो सबसे पहले आदि वर्ण को सर्च करते हैं सूत्रों में। तो हमारा शल प्रत्याहार जो है, हमने देखा कि 3 वर्ण है ना, 3 वर्ण हिंदी के 1 से 13वें सूत्र में आते हैं, श श सर, ठीक है, विचार किया आपने, श श सर। तो हमने ये देखा कि 13वां सूत्र जो है उसमें से हमें शा मिल गया, ठीक है, शा मिल गया, हमने नोट किया शा आएगा। दूसरा भी शा है, दूसरा मूर्धन्य शा है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है। और तीसरा सा जो है दंती सा है, इसका उच्चारण दांतों से होता है, दांत के माध्यम से होता है, ये आ गया। लेकिन अभी भी हमें ला नहीं मिला है, तो हम अगले सूत्र में बढ़ जाते हैं। अगला सूत्र है हमारा हा, ठीक है, तो हमने यहां पर ले लिया हा, ठीक है। ये 4 वर्ण जो होते हैं हमारे, वो 4 के 4 वर्ण शल प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। तो शल ऊष्माणा, ठीक है, इस प्रकार से इनको ऊष्म वर्ण भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा अगला प्रत्याहार जो है, अगर हम बनाएं आपके सामने जश प्रत्याहार, हमारा प्रत्याहार होगा जश। तो देखिए जश प्रत्याहार हम किस प्रकार से बनाएंगे, अब आपको विचार करना है। हमने आपके सामने 2-3 प्रत्याहार बना करके बताए हैं। जश प्रत्याहार देखो कैसे देखोगे, प्रत्याहार का पहला वर्ण आपको देखना है और इन सूत्रों में पहला वर्ण कहां पर होगा, इतना याद रखना कि पहला जा के नीचे हलंत नहीं है, तो बिना हलंत वाला ही जा इसमें से ढूंढना है। अगर मान लीजिए वाह है ना, तो अगर हम इसी प्रकार से कोई दूसरा प्रत्याहार बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो प्रत्याहार या कोई भी। पर ये ध्यान रखना है आपको कि जा हमारा हलंत नहीं है, बिना हलंत वाला जा हमको मिला 10वें सूत्र में। जब सूत्र में आ जावे 10, समझ लेना जब गढ़ 10 10वां सूत्र है। तो जा मिल गया। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है, हमारा वर्ण आएगा जा,
बा, गा, ड़ा और दा। ठीक है, ये वर्ण आ गए क्योंकि शा यहां पर हलंत हमको मिल गया, हलंत वर्ण को नहीं जोड़ते हैं। प्रत्याहार अवश्य आता है, किसी ना किसी प्रत्याहार में से कोई ना कोई वर्ण पूछ लिए जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं। पर इसी क्रम में एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कि इस बार ऐसा प्रश्न पूछें वो कि ये बताइए माहेश्वर सूत्र में तीसरा सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों को याद कराने का आपको तरीका बताया है, बड़ा आसानी से याद हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा देखने में भय जरूर लगता है, उस भय को नहीं रखना है, क्योंकि भय के आगे जीत है, आपने सुना होगा, इसलिए हमने जश प्रत्याहार बनाया। अब देखो प्रत्याहारों से ही आपको वर्णों की पकड़ करनी है, कैसे करनी है, ये जश प्रत्याहार है। तो भाइयों सबसे पहले हमारा कवर्ग आता है। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा। कौन कौन से वर्ण आते हैं कवर्ग में? का, खा, गा। देखो ये गा मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। अब कूचू, अब इसके बाद में चा आएगा, चा, छा, जा। देखो तीसरा वर्ण ये मिला आपको। अब टा आएगा, टा, ठा, डा। तीसरा वर्ण ये मिला आपको। ता आया, ता, था, दा। तीसरा वर्ण ये मिला आपको। और पा, फा, बा। तीसरा वर्ण ये मिला। तो यहां पर आपको थोड़ा सा विचार ये करना है कि जैसे अगर आपसे जश प्रत्याहार पूछ दिया जाता है तो जश प्रत्याहार में वर्गों के समस्त 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के तीसरे नंबर के वर्ण आते हैं जब, गण, द। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है, करनी है। ठीक है, तो ये जश प्रत्याहार में ये आपके सामने 5 वर्ण आ जाते हैं, क्योंकि 5 ही वर्ग होते हैं। अब अगर आपके सामने कहा जाए कि आपको बनाना है अल प्रत्याहार, थोड़ा सा विचार करेंगे। अल प्रत्याहार, ठीक है, हमने अल प्रत्याहार की बात की है। अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं ये विचार करना, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आपके सामने, कई बार पूछा भी गया है कि तरीका अलग अलग होगा, मैं हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आदि वर्ण आ है, आ को देखा, कहां हमें प्राप्त हुआ? आई उण के आ में प्राप्त हुआ। आई उण के आ से हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत करेंगे, फिर लास्ट में हमने देखा ला है हलंत। एक तो ला यहां पर भी आपको नजर आएगा, ये हलंत नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए अगला ला हमारा प्राप्त हुआ हल में। ठीक है, हल में ला है, अर्थात हम आई उण से शुरू करेंगे और हल के ला तक जाएंगे, पर हलंत वर्ण कहीं पर भी हम नोट नहीं करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में स्वर एवं व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में आता है? किस प्रत्याहार में आते हैं स्वर एवं व्यंजन? प्रश्न को समझ लीजिए ठीक से कि संस्कृत में स्वर एवं व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्रत्याहार है अल। आई उण के आ से शुरू करोगे और हल के ला तक हम इसको लिखेंगे, तब अल बन जाता है। ठीक है, संस्कृत में क्वेश्चन एक और है, पूछा जाता है, संस्कृत में स्वर वर्णों को कहते हैं, तो स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अच। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और व्यंजन वर्ण, जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार में। आपने देखा होगा शुरू के चार जो सूत्र हैं उन सूत्रों में स्वर हैं, सारे स्वर वर्ण हैं, और 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक कुल ये 10 सूत्र रह जाते हैं। इन 10 सूत्रों में हमारे व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इनके 3 प्रत्याहार हैं, एक अल हो गया, स्वर एवं व्यंजन, नोट कर सकते हो आप, स्वर एवं व्यंजन दोनों आते हैं। अच हमारा हो गया, इसमें स्वर वर्ण सभी आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक हमारा प्रत्याहार हो गया हल। ठीक है, हल में केवल व्यंजन आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं,
हालांकि 3 प्रकार के 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन कई बार उन्होंने रिपीट करके प्रश्न को बदल के यूं इन किन प्रकारेण इसको पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अगर वो पूछ देगा कि हल प्रत्याहार है या अच प्रत्याहार है, कौन वर्ण आते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको प्रत्याहार बनाने में जो कठिनाई महसूस होती थी वो कठिनाई अब बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अगला हम प्रत्याहार बनाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी हम प्रत्याहार बना रहे हैं, यम प्रत्याहार, ध्यान देंगे, यम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। यम प्रत्याहार को बनाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से वर्णों की आवश्यकता होगी वो हम अभी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं यम प्रत्याहार, हमने बनाया यम। ठीक है, यम प्रत्याहार में सबसे पहले ये जो है इसके उच्चारणों में भी मतभेद पाया जाता है, यद्यपि इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो है या, क्योंकि नाक और मुख दोनों के संयोग से ये 5वां वर्ण है ना, तो या बोला जाता है, कोई इसको उआ भी बोलता है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है या। तो यम प्रत्याहार हम बनाने जा रहे हैं। यम प्रत्याहार में देखो या कहां पर प्राप्त हुआ हमको, नासिका वाले सूत्र में, यानी 7वें नंबर के सूत्र में वर्ण कौन कौन से आए, या। अगला वर्ण है हमारा मा, फिर है ङा और फिर है णा। ठीक है, एक है न, यम गणनम। अब देखो 5 के पांचों जो वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं। क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण आते हैं। ठीक है, तो वो यम प्रत्याहार है। तो जैसे इसको हम अगर विचार करें इसके लिए, तो भाइयों देखो एक बार, आप कौन कौन से में से क्या क्या मिलेगा। क वर्ग में का, खा, गा, घा, ङा, 5वां वर्ण मिला आपको, का, खा, गा, घा, ङा। फिर इसके बाद में चा, छा, जा, झा, या, च वर्ग का दूसरा वर्ण, ये क वर्ग का दूसरा वर्ण। ट वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, ये ट वर्ग का है 5वां वर्ण। और तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ये 5वां वर्ग तवर्ग का है और ये पवर्ग का 5वां वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण जो हैं वो हमारे यम प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, यम प्रत्याहार भी आप सीख गए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है लश प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, लश। ठीक है, लश प्रत्याहार को हमने नोट किया, ला और सबसे पहले हमने ये शा। ठीक है, अब आप खुद इसको सर्च कर सकते हो, है ना। हम प्रत्याहार निर्माण के बाद स्वरों की ओर बढ़ेंगे, स्वर वर्णों के भेद पढ़ेंगे, किसकी कितनी मात्राएं होती हैं, कौन कौन सा स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, इस पे भी प्रश्न आते रहे हैं। तो प्रत्याहार निर्माण मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है आप ठीक से सीख गए होंगे। हमें ला यहाँ पर सर्च करना है, ला हमें छठे सूत्र में लण में से ला मिला। ठीक है, ला हमें यहाँ मिल गया, तो हमने इस ला को नोट करेंगे, लण से लेकर के यहाँ से लेकर के, और शा देखो घढ़ धश। ठीक है, यहाँ पर शा प्राप्त हो गया हमको। तो यहाँ तक के सारे वर्ण हैं, एक बार ध्यान दें, ला, या, मा, गा, णा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा। ठीक है, इतने वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम आपके सामने सबसे पहले आपसे बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, पूछ लेते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसको। प्रत्याहार विधायक सूत्र अवश्य पूछते हैं, वो कई बार आया है
कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र याद रखना, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको प्रत्याहार विधायक सूत्र आपके सामने हम रख रहे हैं। आदिरंतेन सहेता, प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। देखो इसको आप नोट कर लीजिए, प्रत्याहार विधायक सूत्र है हमारा आदिरंतेन सहेता। हाँ, सबसे पहले प्रत्याहार विधायक सूत्र, ठीक है, आदि रंतेन सहेता, ठीक है। ये है हमारा प्रत्याहार विधायक सूत्र। इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, यानी कि प्रत्याहार को बनाने के लिए नियम बताने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। तो ठीक है, ये सूत्र जो है हमारा प्रत्याहार विधायक सूत्र है, ठीक है। इस प्रत्याहार विधायक सूत्र में आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके शब्दों पे ध्यान देना तो आसानी से याद हो जाएगा। आदि हम कहते हैं शुरुआत को, आदि हम कहते हैं आरंभ को, ठीक है, और बाद में है अंत्य। पहला और अंतिम वर्ण को लेकर के जो चले, जहां पर पहला वर्ण दिखाई दे और अंत्य वर्ण दिखाई देता है, पर होने को तो आदि, जैसे मान लो अच लिखा हमने, आदि या है, चा अंत है ना। तो इसमें आदि रंतेन सहिता के माध्यम से आदि वर्ण आ गया, अंतेन मानी अंत है, पर अपने और मध्यवर्ती यानी कि इसके बीच में आने वाले जो वर्ण होते हैं उन सभी का बोध कराता है। आदि रंतेन सहेता सूत्र है आपका, ठीक है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, ठीक है, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों सहित, यानी कि आदि यानी इत संज्ञक वर्ण के साथ में अंत्य वर्ण और मध्य के वर्णों के साथ में जो उच्चारण करता है, साथ में गिना जाता है, जो बोध कराता है, आदि और अंत के साथ में मध्य का भी बोध कराता है, वही हमारा आदिरंतेन सहिता सूत्र है, और वो है हमारा प्रत्याहार। तो इससे हम प्रत्याहार को सीखते हैं। सूत्र का ध्यान रखेंगे, आदिरंतेन सहेता, ठीक है। अगर आप इस पे विचार करना चाहो तो इसका मैं अर्थ भी आपके सामने रख देता हूं कि जैसे अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ में आप नोट कर सकते हैं, इसका अर्थ है अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण, ठीक है, उच्चारित अंत्य संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण, उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का, मध्य के वर्णों का और अपना मध्य के वर्णों का और अपना, मध्य के वर्णों का और अपना भी बोधक होता है, अपना भी बोध कराता है या बोधक होता है, एक ही बात है, बोधक होता है, ठीक है। ये इसका अर्थ है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य वर्ण ये है, और हम इसमें आपके लिए सबसे पहले, ठीक है, अब है अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, इत संज्ञक वर्ण क्या है, उच्चारित आदि वर्ण आ है, शुरुआत वाला वर्ण आ है, मध्य के, इनके बीच में, मध्य मानी इनके बीच में आने वाले जो वर्ण हैं, वर्णों का और अपना भी, ठीक है, बोधक होता है, बोध कराता है, ठीक है। तो अपना भी मानी पहला वर्ण जो है, और मध्य के जो वर्ण हैं
आ ई उ री ल री ए ओ ऐ औ। ठीक है, इन सभी का बोध कराएगा। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है और ये इसका अर्थ है। ठीक है, प्रत्याहार विधायक सूत्र का ये आपके सामने में अर्थ आया है। अब इसी क्रम में एक मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने और रखता हूं, जिसका प्रत्याहार होते कितने हैं ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार कितने हैं, क्या हैं। तो भाइयों, प्रत्याहार जो हैं, प्रत्याहार हैं कुल 42। ठीक है, कुल प्रत्याहारों की संख्या है 42। लेकिन कुछ आचार्यों के मत में ये 43 और 44 भी इनकी संख्या गई है। ठीक है, 43 और 44 तक। ठीक है, 43 44 कुछ भी है, लेकिन मुख्यतया 42 का ही बोध होता है। पाणिनीय व्याकरण में भी 42 की ही बात की जाती है। ठीक है, तो प्रत्याहार कुल कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, अब 42 में कुछ का मत है 43 44 मानी गई है। अब इसी प्रकार से अगर हम विचार करते हैं तो अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आए हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है आपको, छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि स्वर 13 हैं कि 9 हैं, क्या है। इसको भी स्पष्ट सुन लीजिए एक बार। देखो, स्वर जो हैं हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वर हमारे आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अच प्रत्याहार में अभी आपने प्रत्याहार बनाना सीखा था। प्रत्याहार बनाना जब आपने सीखा था तो आपको स्पष्ट पता चल गया था कि भाई कौन कौन से अच में वर्ण आएंगे। तो इसीलिए अच को हमने पहले भी आपको बताया, याद बार बार इसलिए भी आपके सामने करते हैं कि बस कक्षा के माध्यम से ही आपकी तैयारी हो जाए, अलग से आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और हम याद करवा के ही आपको छोड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बस थोड़ा सावधान मन से ध्यान देते रहें इस पे। तो हमने बोला था अचः स्वरा। ठीक है, जो अच हैं वो स्वर हैं, और स्वर आपको पता चल गया। अयुण के आ से शुरू किया आपने, और उ अयुण री ली आयु रील री ए ओ आई औ। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में सारे आपके स्वर वर्ण आ जाते हैं। इसीलिए संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या है 9। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको मिलता है कि संस्कृत में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो भाइयों स्पष्ट है 9 होते हैं। 9 वर्ण आपके सामने हैं। इस क्रम में एक चीज और हमने कल भी आपको बताई थी, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि यहाँ का जो क्रम है हिंदी से थोड़ा सा भिन्न है। हिंदी के स्वरों में भाइयों आपने देखा होगा कि हिंदी के जो स्वर हैं उन हिंदी के स्वरों में ए ऐ ओ औ लगातार साथ में आते हैं, पर व्याकरण यहाँ पर संस्कृत में ए ओ ऐ औ, क्योंकि हम सूत्रों से बंधे हुए हैं। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो ये 9 सूत्र हैं हमारे, वो माहेश्वर सूत्रों में, ध्यान रखेंगे, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, ठीक है, जो माहेश्वर 14 सूत्र हैं उन सूत्रों में केवल शुरुआती 4 सूत्रों से, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्रों को लेकर के बने हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई जो संस्कृत के स्वर वर्ण हैं वो माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों को लेकर के बने हैं। ठीक है, तो जो हमारे 9 वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों के, अयुण, रीलरिक, ए ओंग, ऐ औच, इन 4 सूत्रों के माध्यम से हमारे स्वर वर्णों का विधान है, बताए गए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम और आपको थोड़ा सा स्पष्ट बता देना चाहते हैं। ये तो हमारा स्वर वर्ण हो गया, अच हो गया, और इसी के साथ में एक हमारे प्रत्याहार के अंतर्गत बात आती है हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार में आपके समस्त, हल प्रत्याहार में आपके समस्त, ठीक है, हल प्रत्याहार में आपके समस्त
4 सूत्र, ठीक है। हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन है आपके, समस्त व्यंजन, यानी कि हाय वर्ण से लेकर के और हल के ला तक सारे व्यंजन वर्ण आपके आ जाते हैं। 33 होते हैं, जबकि हा 2 बार उच्चारण किया गया है, ठीक है। तो ये 33 हैं आपके, 33 हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में 2 बार किस वर्ण का उच्चारण किया गया है। नोट कर लीजिए, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन वर्णों में 2 बार किस वर्ण का उल्लेख है। तो भाइयों वो आपका उल्लेख है आपका हा वर्ण, है वर्ण में हा है और हल में हा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसी चीज को और थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपको करके बता दूंगा। तो ये जो समस्त व्यंजन वर्ण हैं, ये माहेश्वर सूत्रों में कुल 10 सूत्रों के माध्यम से बने हैं। 10 सूत्रों के, माहेश्वर सूत्रों में 10 सूत्रों के सहयोग से हमारे व्यंजन वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। और इसी क्रम में अगर व्यंजन और स्वर दोनों वर्णों को पूछा जाए तो हमने पहले भी बताया आपको, वो आपका अल प्रत्याहार है। वो आपका कौन सा प्रत्याहार है? अल प्रत्याहार है, ठीक है। अब मुख्य मुख्य चीजें हैं, उसको आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। जैसे कोई पूछा जाए यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो भाई ये यण प्रत्याहार में आते हैं यणो अंतस्था, यणो अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ जो वर्ण है हमारे, अंतस्थ जो वर्ण है हमारे, ठीक है, वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ या, वा, रा, ला। हिंदी की अपेक्षा यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रम में अलग दिखाई देता है अंतस्थ वर्णों का, ये ध्यान रखना। संस्कृत में ऐसे ही चलता है। यण प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार से हमारा एक प्रत्याहार जो है वो हमारा, मान लो हमने पहले बहुत कुछ आपको बताया था, जश। ये जश प्रत्याहार आप जानते हो, है ना। प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग हैं हमारे, कवर्ग, चवर्ग आदि। प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ण इसमें आ जाते हैं, जैसे ज, ब, ग, ळ और द, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, जश प्रत्याहार है। ऐसे ही एक प्रत्याहार है आपका शल ऊष्माणा, ठीक है। शल प्रत्याहार हमारा अगला है, शल प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। शल, शा, ठीक है। ऊष्म वर्ण है, सॉरी, यहां पर जो है पहले हम ऊष्म नोट कर लेते हैं। ऊष्म वर्ण, आपके ऊष्म वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? शा, शा, शा और हा, ठीक है। हा आ गया आपके, तो ये ऊष्म वर्ण है, ठीक है ना। अब जैसे इसी क्रम में एक प्रत्याहार है आपका चय, चय, ये चय प्रत्याहार है आपका। इस चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? तो चय प्रत्याहार में समस्त प्रथम वर्ण, वर्ग के समस्त प्रथम, ठीक है, प्रथम वर्ण, का, चा, टा, ता, पा, यानी कि चय प्रत्याहार में वर्ग के समस्त फर्स्ट नंबर पे आने वाले वर्ण आपके आ जाते हैं। चय प्रत्याहार अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो चय प्रत्याहार आपका कहां से बनेगा? चा, टा, ता, चा, टा, ता, चा, टा, ता, का और पा, ठीक है। ये आ गए। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का, च वर्ग का,
टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, ये जो आपके सामने ये जो व्यवस्था की जा रही है आपको याद कराने के लिए, तो इसमें बड़ा आसान हो जाएगा आपको। आगे भी आप संधियों को करेंगे या बहुत सी समास को करेंगे तो उसमें ये प्रत्याहार तो सभी में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार से प्रत्याहार के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, च प्रत्याहार में वर्ग के समस्त पहले वर्ण आते हैं, जश प्रत्याहार में वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। ऐसे ही यम प्रत्याहार जो है आपको पहले भी हमने बताया था, ये समरी रूप में थोड़ा समझ लीजिए। यम, ये यम प्रत्याहार जो है, इस यम प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त 5वें नंबर वाले जो वर्ण हैं हमारे वो आ जाते हैं। यम गणनम, ठीक है, या म ग और ना, ठीक है, ये पांचों आपके सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी क्रम में हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए विचार करते हैं कि इस प्रकार से हमारे ये महत्वपूर्ण, यद्यपि हमने आपको बताया, ध्यान रखेंगे 42 प्रत्याहार कुल मिलाकर के बनते हैं। बनाए तो अनेकों जा सकते हैं, सैकड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका इतना उल्लेख जो है व्याकरण में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार आप आराम से बना सकते हो, मुख्य भी आपके सामने रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे स्वर वर्णों की, कि संस्कृत में स्वर वर्ण कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है, क्या है, इसी के विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रत्याहार समझ में आए होंगे। प्रत्याहार में एक बार फिर आप ध्यान देंगे, प्रत्याहार बनाते समय सबसे पहले पहला वर्ण लिया जाता है, उसके बाद में अंतिम वर्ण देखा जाता है, वो हलंत होगा। और माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहार में अंतिम वर्ण जो हलंत है, उस अंतिम वर्ण को कभी भी हम ना तो लिखते हैं और ना ही गिनते हैं, ठीक है। तो अब हम विचार करेंगे अपना स्वर वर्ण, ठीक है। हमारे स्वर कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, कौन कौन से स्वर की बात है, सारे स्वर वर्णों को हम नोट करते हैं। तो देखिए, स्वर वर्ण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण जो हमारे हैं वो 3 हैं, उनके विशेष रूप से 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। स्वर वर्ण हमारा अगला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो है हमारा, उसमें हम लिखेंगे, ठीक है, स्वर वर्ण 3 प्रकार के। सबसे पहले ह्रस्व नंबर 1, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 जो है आपका प्लुत, ठीक है। 3 है ये हमारे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हमारे स्वर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आ, ई, ऊ, री, लिरी, ठीक है। आ, ई, ऊ, री, लिरी, ठीक है। ये जो हमारे स्वर वर्ण हैं, इन स्वर वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री और लिरी, ठीक है। हाँ, आ, ई, ऊ, री, लिरी, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके, ये हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। ध्यान देंगे, ये हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, री, लरी मूल स्वर भी कहलाते हैं। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वरों की ओर, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या हैं? दीर्घ स्वर में इन्हीं का ही बड़ा रूप है, मान लो थोड़ा सा, ये तो हैं, इसके बाद जो हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आ,
ई ऊ री, लिरी नहीं आएगा, ठीक है। ए ओ आई और ये आपका हो गया औ, ठीक है। ये जो है हमारे, ये कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर कहलाएंगे। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। ये हमारे जो स्वर हैं, इन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसी जगह पर थोड़ा सा हम और विचार करते हैं, पुलुत स्वर क्या है। पुलुत स्वर में जैसे हमने लिखा ओम, हमने लिखा ओम, ये जो है पुलुत स्वर जो है हमारा, इसमें ये जो है हिंदी का 3 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है जिसके उच्चारण में 3 मात्राएं, ठीक है, जिसके उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगता है, उसको हम पुलुत स्वर कहते हैं। अब इसी क्रम में थोड़ा सा हम इनकी मात्राओं पे भी विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आ लिख दिया, आ के बाद में 3 का साइन कर दिया, तो ये पुलुत स्वर हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। उस आ को हम तिगुना उच्चारण में समय लगाएंगे। और यहाँ पर इसी क्रम में ये जो हमारे मूल स्वर हैं, पूरा मैं स्वरों का आज आपको विवरण बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। ये जो मूल स्वर हैं, इन मूल स्वरों में इनकी मात्रा कितनी होती है, ये पूछ दिया जाता है। इनकी मात्राएं पूछी जाती हैं कि भाई ये बताओ, ये आ लिखा हुआ है, इसकी कितनी मात्रा होगी। तो भाइयों, ये जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, इन ह्रस्व स्वर की केवल 1 मात्रा होती है। ध्यान देंगे आप, 1 मात्रिक कहा जाता है इनको, जिनकी मात्रा 1 होती है। किनकी? इन 5 वर्णों की, आ, ई, ऊ, री, लरी, ठीक है, 1 मात्रा है। री का साइन यहां देख लेना और री यहां देख लेना, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। दीर्घ का मतलब इस री के नीचे एक और इस प्रकार से जो चिन्ह बना होगा, वो आपके दीर्घ री के लिए बताएगा। तो इन वर्णों की, हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं, उनकी मात्रा 1 होती है, ठीक है। अर्थात इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जितना समय इनका लगेगा उसका ठीक दुगुना इसमें लग जाएगा, वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। तो ऊश्च ऊश्च ऊश्च, इस प्रकार से, है ना। उकालो झ्रस्व दीर्घ पुलुतः, व्याकरण का सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ पुलुतः। ह्रस्व दीर्घ और पुलुत के लिए उन्होंने, महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से हमें इनका उच्चारण करना चाहिए। आ आ आ, ई, इससे ठीक दुगुना समय जो है दीर्घ स्वर में जाता है। तो ठीक है, इसकी मात्रा 1 हो जाती है, ह्रस्व स्वर की मात्रा 1 हो जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये बताइए इस लरी वर्ण की मात्रा है, ठीक है, तो आपको 1 मात्रा पर ही चिन्ह लगाना होगा, टिक का निशान लगाना होगा, 1 मात्रा होती है। अब दीर्घ स्वरों की बात करते हैं हम थोड़ा सा। दीर्घ स्वरों में ये जो स्वर हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है। ये संयुक्त स्वर वर्ण है हमारे, संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है। क्यों है संयुक्त? क्योंकि ये जो स्वर वर्ण हैं वो 2-2 स्वरों के संयोग से बने हैं। आ, ई, ए, है ना, इसी प्रकार से आ, उ, ओ, ऐसे 2-2 स्वरों के संयोग से ये बने हुए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है। इनकी मात्रा कितनी होती है याद रखना, तो इनकी मात्रा होती है 2, इनको द्विमात्रिक कहा जाता है। द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्राओं वाला स्वर वर्ण, इनकी होती है द्विमात्रिक, यानी कि 2 मात्राओं वाला स्वर वर्ण आपका, ठीक है।
इसमें संयुक्त स्वर हैं और ये 4 इधर पे हैं। यहाँ पर एक चीज, और ये जो है आपके सामने पुलुत जो है, इस पुलुत की 3 मात्राएं, इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। 3 मात्राओं वाला स्वर वर्ण आपका पुलुत होता है, ठीक है, त्रिमात्रिक, ठीक है, ये हमारा पुलुत वर्ण होता है। तो मात्राएं पूछ ली जाती हैं और इस प्रकार से आपने स्वरों को देखा, स्वरों की मात्राओं को भी ध्यान दिया। और मैं आपके सामने एक चीज और बताना चाहूंगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई यहां पर एक तो री लिखा हुआ है, एक ये लरी लिखा हुआ है ना, री है और लरी है। प्रत्येक के इनके भेद क्या हैं या आ के कितने भेद होते हैं, ये भेदों के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम इसको और स्पष्ट कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे विचार करते हैं, सबसे पहले आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, ध्यान देंगे, यानी कि हमारे इन स्वर वर्णों पे अगर विचार करोगे, आ है, ई है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वर्ण जो हैं, यानी 4 स्वर वर्ण जो हमारे हैं, इनकी प्रत्येक के 18 भेद संस्कृत व्याकरण में होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ई के कुल कितने भेद हैं, ई के व्याकरण में कितने भेद पाए जाते हैं, कितने भेद होते हैं, तो भाइयों 18 भेद हैं, ये ध्यान रखना। आ के 18, ई के 18, ऊ के 18। आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा तथे कारो कारौ, तथे कारो कारौ, इकार और उकार, इनके 18 भेद हो जाते हैं। अच्छा, री जो है ये आपकी ह्रस्व री है, इसके बारे में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इस री का क्या है कि इस री, ये दीर्घ भी हो जाता है, इसलिए इसके भी 18 भेद हो जाते हैं। ये जो लरी है, इसको ध्यान देंगे आप, ये जो लरी है, ये इसके 12 भेद होते हैं। लिरी के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं लिरी के। लिरी के आपके 12 भेद हो जाते हैं, क्योंकि लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होती। लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होती, ध्यान रखना। न दीर्घ होने वाला जो आपका वर्ण है वो लिरी है, जो कभी दीर्घ नहीं होता, कभी दीर्घ नहीं होती। याद रखना, ये पूछा जा चुका है, फिर पूछ सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये ह्रस्व ही रहती है, ये दीर्घ नहीं होती है, इसलिए इसके 12 भेद हैं। अब ये जो है इनके आ ई उ री, मतलब आ ई उ री, ये सब 18 प्रकार के हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो हमारे संयुक्त स्वर वर्ण हो गए, संयुक्त स्वर वर्ण हो गए, संयुक्त स्वर वर्ण जो हमारे हैं ये 12 भेद होते हैं, इनके 12 भेद होते हैं, ठीक है, इनके 12 भेद होते हैं। एक बात और ध्यान रखो, क्यों 12 भेद होते हैं? क्योंकि ये कभी ह्रस्व नहीं होते और ये कभी दीर्घ नहीं होती, ठीक है। संयुक्त स्वर हमारे ह्रस्व कभी नहीं होते और लिरी हमारी दीर्घ कभी नहीं होती, इसलिए इनके जो कुल भेद हैं वो 12 भेद हैं। अगर वो पूछ ले एक के कितने भेद होते हैं संस्कृत में, ठीक है, तो आपको 12 बताने हैं। लिरी के कितने भेद होते हैं? 12 बताते हैं। जो कभी दीर्घ ना हो ऐसा स्वर वर्ण वो आपका लिरी है, ये दीर्घ नहीं होता है, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, कभी ह्रस्व ना होने वाले वर्ण, है ना। तो वो ये आपके ए ओ ऐ औ ये हैं, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, इसलिए इनके 12 भेद हो जाते हैं, ठीक है। और इसी भेद के क्रम में ऋकार, ऋकारस्त्रिंशत। अब एक बात और ध्यान देनी है आपको, अगर ये ऋकार जो है इसके लिए कहा जाता है 30 प्रकार का होता है। कैसे होता है 30 प्रकार का, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जैसे री है, मान लो ये जो री बनी हुई है ये 18 प्रकार की है ना, और लिरी जो है ये 12 प्रकार की है ना। तो
री 18 प्रकार की है और लरी 12 प्रकार की है, और कहा गया है रीलरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री और लरी को समान माना गया है, समान बोलना चाहिए, समान है ना, प्रयोग में लाना चाहिए। तो आप देख लीजिए 8 और 2 10 का 0, 2 और 1 3 30। तो इस प्रकार से ऋकारस त्रिंशता, ऋकार 30 प्रकार का बोला जाता है। कब? जब लरी का संयोग भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, वैसे री जो है 18 प्रकार की है। ठीक है, तो ये हो गया ऋकारस त्रिंशता। और ऐसे ही कहा जाता है एचो द्वादशा नाम, यानी कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से एच प्रत्याहार लिखा हमने, एच। ठीक है, तो ए ओ आई औ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त स्वर वर्ण हैं। तो भाइयों, इसमें आपने देखा होगा कि ये 12 प्रकार के होते हैं। एचो द्वादशानाम संज्ञा। ठीक है, एच जो है हमारे 12 प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर से एक सूत्र भी है इसको बताने वाला कि इसकी कितनी मात्राएं होती हैं। और ये जो मैंने आपके सामने सूत्र बोले हैं, एचो द्वादशानाम संज्ञा, है ना, आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, तो इस क्रम के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। एक श्लोक जो है किसकी कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं पूछ देते हैं, वो कोई भी एक वर्ण ले लेंगे और आपसे मात्राएं पूछेंगे। तो उसी क्रम में थोड़ा सा हम इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। मेरा विश्वास है कि आप संस्कृत के वर्णमाला के अंतर्गत इन चीज़ों को ठीक से समझ रहे होंगे। और अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी जिज्ञासा है इस टॉपिक को लेकर के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, जिसका हम आपके लिए प्रश्न का निराकरण, आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो, एक हमारा एक श्लोक याद आ रहा है, एक मात्रा भवेत ह्रस्वो। ठीक है, इसको हम करेंगे मात्राओं के लिए। एक मात्रा भवेत ह्रस्वो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ह्रस्व वर्ण जो होता है वो हमारा एक मात्रा का होता है। एक मात्रा भवेद ह्रस्वो, ह्रस्वम, कुछ भी। ठीक है, ह्रस्व यानी कि छोटा वाला स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, कितनी मात्रा होती है उसकी? एक मात्रा। तो एक मात्रा भवेद ह्रस्वम और द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते। ठीक है, ऐसे करो, उच्यते, यानी कि 2 मात्राएं हैं वो हमारे दीर्घ स्वर वर्ण की हैं। आपको हमने स्पष्ट बताया, समझाया भी। और त्रिमात्रास्तु पुलुतो गेया। ठीक है, त्रिमात्रा, 3 मात्राएं जो हैं हमारे पुलुत की हैं। त्रिमात्रास्तु पुलुतो गेया। 3 मात्राएं जो हमारी हैं वो हमारी पुलुत में समझ लेनी चाहिए। और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजनम, व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजनम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, मात्रिकम। ठीक है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। एक ये हमारा श्लोक है, एक मात्रा भवेद ह्रस्वम, ह्रस्वम भी है, ह्रस्व भी है, आप बोलने की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, ह्रस्वम। ठीक है, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, 2 मात्राएं जिसकी होती हैं वो दीर्घ होता है। और त्रिमात्रास्तु पुलुतो गेया, 3 मात्राओं से हमें पुलुत की जानकारी होती है। और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन वर्ण की आधी मात्रा होती है। ये बात आपने ठीक से समझ ली है और मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपको कहीं दिक्कत हुई है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न रख सकते हैं, जिसका उत्तर आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद की जो वर्णमाला, उच्चारण स्थान आदि जो हैं वो हमारे अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।